सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें एक और चैप्टर था इससे पहले, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। वो इंडो चाइना वाला चैप्टर था। अगर किसी ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, जाने दो। यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो अभी जो बुक में दे रखा है वही करेंगे, ठीक है। सभी को पता है इंडिया भी एक कॉलोनियल कंट्री हुआ करता था। ब्रिटिशर्स आके राज करके चले गए, राज क्या ही कह रहे, बर्बाद करके चले गए हमें, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जब किसी भी कंट्री में कोई रूल करने आता है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी की वजह से जो होता है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो सेंटिमेंट होते हैं वो लोगों में आ जाते हैं। जो नेशनलिस्ट इमोशंस होते हैं वो लोगों में पनपना स्टार्ट कर देते हैं। वही हुआ हमारे भी कंट्री में। हमारे इंडिया का जो हर एक तबका था, हर एक जो सोसाइटी थी, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, चाहे वो पीजेंट हो, या फिर वो मर्चेंट हो, या फिर वो कोई से भी लोग हो, कोई सी भी सेक्शन हो सोसाइटी की हमारी, सबको इन लोगों ने बर्बाद करके रखा था। सबके सब ने किसी न किसी तरीके से ना एक्सप्लोटेशन को फील करा था, मतलब उसको फेस करा था कि नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। उसके बाद मतलब ये गलत हो रहा है। फिर सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी आए जो कि सारे लोगों को एक साथ एकजुट करके आगे बढ़ना चाहे, बट ये कोई कर नहीं पाया एक्सेप्ट वन। कौन? गांधी जी, हमारे प्यारे गांधी जी। जब वो आए तो उनको लगा कि हाँ, जब सबके सभी बर्बाद हो रहे हैं, मतलब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में ना, मैं इसको थोड़ा सा एंटरटेन करके आपको समझा रही हूँ, बिकॉज हिस्ट्री वैसे ही बोरिंग होती है, किसी को वैसे समझ में नहीं आती है, कोई पढ़ता भी नहीं है। तो इसको जितना अच्छे से हो पाए, जितना एंटरटेन कर होके पढ़ पाओ, उतना पढ़ो, समझ में आएगी सब। तो गांधी जी ने लोगों को यूनाइट करने का काम किया, ठीक है। हम इस चैप्टर में देखेंगे 19 और 20 सेंचुरी में क्या हो रहा था इंडिया में, बिकॉज इससे पहले वाला जो पार्ट है वो हमने क्लास 8 तक कवर कर लिया था, और 9 तो पूरी मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री रही, ठीक है। अभी बात करेंगे यहाँ पे 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैं बताती हूँ। 1919 के बाद वाला जो टाइम पीरियड था ना, वहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी। मतलब नए नए एरियाज़ में बहुत सारे से नए नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे, ठीक है। जो नया मोड ऑफ स्ट्रगल है कि अब नॉन वायलेंस करना है, अब हमें कैसे भी हमारा इंडिया चाहिए, अब हम नहीं रह सकते और तुम लोग के अंडर में, तुम लोग तो वही वाहियात खुद भी और हम लोग को भी बर्बाद ही कर रहे हो, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे। नंबर वन तो ये कि जो हमारी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो एकदम ही ख़राब हो गई। कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब ये लोग इतने अच्छे तो हैं नहीं अंग्रेज की वहाँ उधर से अपने ब्रिटेन से पैसा मंगाएंगे, लंदन से पैसा मंगाएंगे, नहीं। ये लोग यहीं के लोगों का खून पी रहे थे। दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे जितने भी वॉर लोन्स में जो भी खर्चा वर्चा हुआ था, ठीक है, डिफेंस, अब ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं लड़ने जा रहे हो, आपको डिफेंस चाहिए, आर्मी वगैरह चाहिए, उनको फीड करने के लिए भी चाहिए। तो आप सारी चीज़ें जब उधर ही ट्रांसफ़र करवा दोगे तो लोकल पीपल कहाँ जाएंगे? दिक्कत ये हो गई। और फिर उसके बाद में डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो कुछ भी, जितने भी वॉर लोन्स, कुछ भी पैसे वाला जो भी चीज़ें हुई थी, उन लोगों को लगा कि ये हम इंडियंस की वजह से हुई हैं। मतलब देखो, इन सबका दिमाग मेरे को आज तक समझ में नहीं आ पाया। मतलब गलती खुद करेंगे और बोलेंगे कि इंडियंस जिम्मेदार हैं, और फिर हमसे ही उसका खामियाजा भी भुगतवाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन लोगों को लगा कि हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देना चाहिए इंडिया में। तो इन लोगों ने टैक्सेस को बढ़ाए, अलग अलग से टैक्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक इनकम टैक्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, बाकी हर छोटी से छोटी चीज़ पे इन लोगों ने टैक्स वैक्स लगा दिया। हम आगे पढ़ेंगे सॉल्ट टैक्स के बारे में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे जाएंगे तब, ठीक है। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लोग ना खुद के दम पे कुछ थे नहीं। वो कहा जाता है ना कि आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज तभी कर पाए जब हम लोगों ने उनका साथ दिया। अगर हम लोग वहाँ उनका साथ नहीं देते तो शायद क्या बिल्कुल ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ब्रिटिशर्स कभी इतना राज कर ही नहीं पाते, ठीक है। खैर ये अलग बात है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 वाले टाइम पीरियड पे, स्पेशली 1913 से ये जो प्राइसेस थे ना, उनकी डबलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो प्राइसेस थे उन, अगर कोई चीज़ 10 रुपये के मिल रहे हैं तो वो 20 रुपये के मिलेंगे, या फिर वो 40 के मिलेंगे, 2 गुना 4 गुना उसके प्राइसेस बढ़ने लगे थे। अब सोचो, एक तरफ आप वॉरफेयर कर रहे हो, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपको उधर की भी आर्मी को फीड करना है। आर्मी तो खैर थी नहीं, वो हमारे पीजेंट थे एक यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो आर्मी तो खैर थी नहीं उस टाइम पे, मतलब उन लोगों के साइड से कोई नहीं थी, थे लोग बट बहुत कम लोग थे। लोग वहाँ पे मेजोरिटी में इंडियंस ही थे जो हमारे किसान हुआ करते थे। इन लोगों ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करा था लोगों का। ये लोग गांव-गांव जाते थे और ये लोग हर घर में ऐसा बोल रखा था कि हाँ, जिस भी घर में इतने से ज़्यादा एज का बच्चा है, या फिर कोई सा भी बच्चा है जो लड़ने में कैपेबल है, उसके में इतना कैलिबर है कि वो लड़ पाए, आप उसको भेज दो।
और ये इन लोगों ने मैंडेटरी कर दी थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंगर फैल गया और पूरे गांव के लोगों में कि यार गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसका क्या मतलब है कि तुमको जो मनना है वो करोगे, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी इन लोगों ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करा था, तो इस वजह से तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो लोग जाना नहीं चाहते थे ना, हमारे जो लोग थे वो लोग नहीं जाना चाहते थे, बट ये लोग इन लोगों ने ज़बरदस्ती लेके गए। उसके बाद में जब प्राइसेस डबल हो गए तो जो कॉमन पीपल जो हैं, हमारे इंडियन जो हैं कॉमन पीपल, उनको और दिक्कतें आने लगी। क्यों? क्योंकि पहले से उनके पास भुखमरी वाली हालत हो रखी है, 50 तो ये लोग लॉज लेकर के आएंगे और उसके बाद लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या इन लोगों से अपने मर्ज़ी का काम करवाएंगे, जिसकी वजह से इन लोग को इकोनॉमिक हार्डशिप पहले ही हो रखी है। बट अभी आपने प्राइस डबल कर दिया है तो इन लोग के पास खाने की पहले से ही प्रॉब्लम है, अभी और भी नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, उसमें फेमाइन्स वगैरह भी आ गए थे, आपको मैं बाद में बताऊँगी, ये सब अलग बात है, उस पर भी आएंगे आगे जाके, ठीक है। और जब प्राइसेस डबल हुए तो ऑब्वियस सी बात है, जो पीजेंट होगा वो तो और परेशान होगा, जब परेशान होगा तो खेती करेगा, है नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब उसी को नहीं मिल रहा तो क्या करेगा खेती करके। बट हाँ, ऐसा किसी पीजेंट ने जानबूझ के नहीं करा था, बिकॉज उस समय फेमाइन्स वगैरह भी आ गए थे और आप देखोगे क्रॉप्स वगैरह फेल हो गए थे 1918 से लेकर के 1919 तक, 1920 से लेकर के 1921 वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें शॉर्टेज हो गई फूड की, क्योंकि एक तो वॉर भी चल रहा था। वॉर के ख़त्म होने के बाद में जो इकोनॉमिक हार्डशिप और जो पॉलिटिकल कंडीशन में जो इंस्टेबिलिटी आई है, उसको ओवरकम करने में इन लोगों ने इतना टाइम लगा दिया कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह पे ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ हमारे पीजेंट्स भी हैं, इन्हें भी कुछ चाहिए, तो इन लोगों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस वजह से फूड की शॉर्टेज भी हो गई वहाँ पे। आप देखोगे वहाँ पे एक एपिडेमिक टाइप का हो गया था, एपिडेमिक टाइप का आ गया था, मैंने कहा ना अभी फेमाइन्स वगैरह आ रखे थे। एक सेंसस के अकॉर्डिंग 1921 में 12 से 13 मिलियन लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है एपिडेमिक के वजह से और फेमाइन की वजह से, और बहुत सारे लोगों की तो डेथ भी हो गई थी, ठीक है। अब सोचो अगर ये हालात है तो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उनको तो छोड़ ही दो, जो पुअर पीपल है उनका क्या हुआ होगा वो अलग बात है। चलो अभी आगे देखते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आपको पता होगा महात्मा गांधी 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह वाली मूवमेंट लॉन्च करी। अगर आपको ये जानना है कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, मैं इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक वीडियो बना दूँगी, मैं एकदम डिटेल में समझा दूँगी। अभी भी यहाँ पे मैं इन शॉर्ट समझाऊँगी, बट इस चैप्टर जब ये वाला चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बना दूँगी कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, फिर चंपारण सत्याग्रह वगैरह वगैरह जो कुछ भी इस चैप्टर में, सबका वीडियो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी इंडिया आए थे जनवरी 1915 में। उन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च करा था। लॉन्च करा था सत्याग्रह के थ्रू सक्सेसफुली वो वहाँ पे जो रेसिस्ट रिजाइम के लोग थे उनके अगेंस्ट में मास एजिटेशन करा था, जिसको इन्होंने सत्याग्रह कहा था। अब ये जो आइडिया है ना सत्याग्रह का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच, मतलब अगर आप सही हो, ठीक है, अगर आप सही हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। जस्ट ये एम्फसाइज क्या करता है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आपका जो कॉज है वो अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ हो, अगर आपका जो कॉज है वो सच है, सच्चाई के साथ में है, और अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको किसी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आप सामने वाले को ऑपरेस करने के लिए, और ना ही अगर आप सच्चाई के साथ में हो तो ना ही आपको कोई फिजिकल फोर्स लगेगा। आप साइलेंटली भी किसी के अगेंस्ट भी आप रिवॉल्ट कर सकते हो, जिसको इन्होंने सत्याग्रह कहा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप किसी भी बिना किसी अग्रेसिव मेथड के, बिना किसी भी वॉयलेंस के, एक जो सत्याग्रही है वो बैटल को जीत सकता है बस नॉन वॉयलेंस करके। ये था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला। बेटा गांधी जी ने ऐसा वैसा बिना मतलब का नहीं बोल दिया था, उसके पीछे भी बहुत सारे से रीजंस हैं, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि अब ये लीडर वैसे थे, ये लीडर वैसे थे। अब क्योंकि तुम लोग उस टाइम पे थे नहीं तो किसी के बारे में ऐसे वैसे नहीं बोला करो। और आज जो कुछ भी है, आज अगर अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए होता है तो हम लोग क्या मारा पीटी थोड़े ना करते हैं वहाँ पे जाके, हम लोग भी तो यही पीसफुल वाला ही सत्याग्रह ही तो करते हैं। क्योंकि कोई कोई अनशन पे बैठ गया, कोई मतलब कोई अलग से कहीं पे बैठ गया जा कर के अपनी डिमांड रख रहा है कि हम तब तक खाना पीना नहीं खाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या ये आप लड़ाई तो नहीं कर रहे हो। ये जो आइडियोलॉजी है ये तो यहीं से है ना, हमारे गांधी जी से ही तो आई है ना। तो फिर ऐसे लीडर्स को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि बिना आप एग्रेशन दिखाए, बिना किसी वॉयलेंट मेथड के, आप जो सत्याग्रही है या फिर कोई भी है वो एक बैटल को विन कर सकता है, वो जीत सकता है बस वो नॉन वॉयलेंस करके, ठीक है। ये इसमें आपको क्या करना होगा, जो लोग हैं और जिनको आपको मतलब हराना है बैटल में, ठीक है, तो आप उनको ना
ये मत बोलो कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही सच्चाई है, आप उनको दिखाओ कि क्या रियलिटी है, ठीक है। दिखाने में और एक्सेप्ट करवाने में अंतर होता है। तो गांधी जी ने ये कहा कि जो लोग हैं इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स जो भी हैं, ठीक है, आप उनको ये फोर्स मत करो, आप उनको लड़ाई झगड़ा करके आप उनको ये यकीन मत दिलवाओ कि आप लोग सही हो। उनको दिखाओ कि क्या सच है, कि हाँ, उनको दिखाओ कि हाँ हम लोग सही हैं और हम लोग सच के साथ ही लड़ रहे हैं और हम लोग किसी भी कोई भी इनजस्टिस वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वाले स्ट्रगल से जो जो सच्चाई का बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जाएगा। उन लोगों को एक टाइम पे पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग सच हैं। और फाइनली गांधी जी ने अपने इसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे हमारे कंट्री को आज़ाद फाइनली करवा ही दिया। नॉट ओनली गांधी जी, बहुत सारे से लीडर्स थे लाइक भगत सिंह एंड ऑल, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। बट उस टाइम पे ज़रूरत थी एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की। मतलब आप सेंट्रलाइज मतलब ये मत समझ लेना कि बिल्कुल मोनार्कियल चल रहा है इधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा। बट हाँ, उस टाइम पे जैसे लोगों में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ऐसा थोड़ी ना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कोई और पार्टी बनी ही नहीं थी। बनी थी ना, बहुत पार्टीज़ बनी थी। आप स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ देखो YSIS का, आपको उसमें पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सी पार्टीज़ बनी थी, बट वो रीजनल लेवल पे बनी थी। सबको अपना अपना दिख रहा था कि हाँ हम पीजेंट्स हैं, हमारे साथ ये हुआ है, तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम ये डिमांड रखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सी पार्टीज़ बनी हुई थी ऑलरेडी INC के बनने से पहले ही। बट INC एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे हुई, और महात्मा गांधी जैसे ही लीडर की एक ज़रूरत थी कि हाँ कोई ऐसा लीडर आए जो पूरे इंडिया को एक करके रखे, और वो महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी हमेशा ही बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, जो नॉन वायलेंस का जो धर्म है उस पर। धर्म को आज आप लोग रिलीजन से जोड़ते हो, बट धर्म जो हमारी जो ड्यूटी है काम करने की, जो कुछ भी है, ठीक है, वही उसी को बोलते हैं धर्म, ओके। तो आज हम लोगों ने धर्म को रिलीजन के नाम से जोड़ दिया है, और गांधी जी को ये बहुत स्ट्रांगली वो फील होता था। जस्ट अ मिनट, हाँ, गांधी जी को ये बहुत ही स्ट्रांगली फील होता था कि जब हम इंडियंस को यूनाइट तभी कर पाएंगे जब सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर मुस्लिम अलग रहेगा, हिंदू अलग रहेगा, तो कहाँ से आप यूनाइट कर लोगे। और इनको लगता था कि नॉन वायलेंस से ये सब कुछ कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स इन्होंने किया भी। इंडिया में आने के बाद 1915 में आए थे, ठीक है, इन्होंने 1 साल लिया पूरा, मतलब हमारा भारत घूमा। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे जगह की प्रॉब्लम्स जानी। लाइक 1915 में आए थे, 1916 तक पूरा इंडिया घूमे। 1916 में इन्होंने एक सत्याग्रह करा, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में इन्होंने एक सत्याग्रह करा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में था गुजरात के। 1918 में भी जस्ट अ मिनट, क्या बोला मैंने अभी, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सत्याग्रह हुआ था वो, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में, बट यहाँ पे इन शॉर्ट हम देख लेते हैं चंपारण में क्या था। 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं इसको। पीजेंट थे, ठीक है, चंपारण बिहार में एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ के पीजेंट थे। उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपने जो लैंड है आपका उस पर 3/20, ठीक है, मान लो मतलब एक कोई लैंड है, 3/20 का आप अगर आप परसेंटेज निकालो तो वही 15%, ठीक है। तो ये 3/20 है, इसीलिए इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सीन था कि जो अंग्रेज़ थे उनको चाहिए था इंडिगो। अब क्यों चाहिए था, बिकॉज इंडिगो जो है वो डाई करने के काम आता है, और उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे चल रहा था। तो उन लोग की जो भी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज बहुत सारी सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो उधर आप नहीं उगा सकते हो, उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन चाहिए जो हमारे इंडिया में ही मिल सकती है इन लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स को ना ये मतलब फोर्स करा कि आप इंडिगो ही उगाओ, और आप अपने लैंड के 15% पे आप इंडिगो उगाओगे। मीन्स 3/20 वाला जो पार्ट है आपका लैंड का, वो इसका परसेंटेज निकालोगे 15% आएगा। तो जो पीजेंट थे वो तो परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए, नंबर 1 ये रीज़न था उनका परेशान होने का कि एक तो उनके पास पैसे थे नहीं। अब चलो पैसे थे नहीं, इन्होंने लोन दे दिया, अंग्रेज़ों ने लोन दे दिया इनको। लोन देने के बाद में इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा लगाए। अब अगर तुम इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो और हमें और इंडिगो दो, ओके। और सेकंड वाली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो पीजेंट्स थे उनको उतना बेनिफिट मिल नहीं रहा था, ठीक है। मान लो इन लोगों ने पूरे अपने लैंड पे इंडिगो उगा भी लिया, लाइक 15% जो इन लोगों ने दे रखा है ब्रिटिशर्स ने, तो उस पर इन्होंने इंडिगो कल्टीवेट भी कर ली, उनको दे भी दिया। तो जिस रेट में उनको चाहिए था वो उसी रेट में खरीदते थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास चलो ठीक है, अच्छा मान लो कभी किसी ईयर में हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप्स फेल हो गए, या फिर गंदी सी हार्वेस्ट हो गई, या फिर कोई फेमाइन वगैरह आ गया, और वहाँ पे इन लोगों का खुद के लारे पड़े हुए खाने के, तो अब ये लोग इंडिगो उगा के देंगे, इससे तो इन लोग को लॉस ही जा रहा है ना। अब जो 15% लैंड था, पता नहीं किसके पास कितना लैंड है, किसी के पास बहुत छोटा लैंड है, किसी के पास बहुत बड़ा लैंड है। बड़ा लैंड तो हुआ नहीं करता था,
क्योंकि उस टाइम पे पीजेंट्स के पास अगर बड़े लैंड हुआ करते तो ये लोग इतने फेमाइन वाले कंडीशन में रहते क्या, इन लोग के पास लिवलीहुड चलाने के लिए इन लोग को इतना मतलब सबके पास जाना नहीं पड़ता ना, सिंपल सी बात है। तो छोटे छोटे लैंड हुआ करते थे, उसमें भी आप 15% आप खुद के लिए ले रहे हो। और इंडिगो के लिए अलग सा टेम्परेचर चाहिए, आप अगर इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप कुछ और कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कतें आएंगी वहाँ पे कल्टीवेट करने में। तो ये दोनों प्रॉब्लम थी। इस वजह से जब इन लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना तो कुछ लोग थे यहाँ के, चंपारण के कुछ लोग थे, इन्होंने बोला कि आप चलिए हमारे साथ में, हमारी ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दीजिए। गांधी जी आए, उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह करा, सब लोगों को अपने साइड करा, बिकॉज इनको ना सब लोगों को अपने साइड करने की कोई नीड थी नहीं वैसे, बिकॉज एट दैट टाइम लोग इनके साइड में खुद ही आ गए थे, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था ऑब्वियसली कि कोई महात्मा है जो नॉन वायलेंस के बेसिस पे हमें फ्रीडम दिलाने आया। अब इन लोगों को क्या लग गया कि अब हमें इससे आज़ादी दिलवाएं, अब यही हमें आज़ादी भी दिलवाएंगे, अब हम जल्दी ही आज़ाद हो जाएंगे। तो इन लोग अपना अलग ही ख्याली पुलाव बनाने लगे। ऑब्वियसली बात है, किसी के अंदर भी होप आ जाती है, कोई बात नहीं है। सो गांधी जी आए, वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च करा। तो जो ब्रिटिशर्स थे ऑब्वियसली बात है वो लोग गांधी जी को हल्के में लिए और उनको ना इन्होंने जेल में डाल दिया गांधी जी को। बिकॉज पहले गांधी जी को मना करा कि आप यहाँ से चले जाइए, गांधी जी माने नहीं, क्योंकि गांधी जी को तो पता था कि साउथ अफ्रीका में भी इन लोगों ने ऐसे ही कर रखा है। तो गांधी जी को पता था कि ये लोग की क्या स्ट्रैटेजी है लोगों को यहाँ से दूर भेजने की या फिर जो भी कुछ करने की। तो ये वहाँ से गए नहीं, बोले कि नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे लोगों को ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल सिखाने आया हूँ और मैं यहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने आया हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप लोग को जो करना है कर लो, ठीक है। तो गुस्से में जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया। अब जैसे ही गांधी जी को जेल हुई भाई साहब, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने रिवॉल्ट कर दिया, मतलब सब उसके अगेंस्ट में ना गुस्सा करने लगे। और अगर आप कहीं के IAS बन जाओ, किसी ज़िले के आप DM बन जाओ, बहुत भारी मात्रा में अगर आपके सामने लोग आके खड़े हो जाना तो एक टाइम पे आप भी डर ही जाओगे, उनकी डिमांड को आप पूरा कर दोगे कि क्या पता अगर ये लोग इतने ज़्यादा हैं, ये मिलके अगर यहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दिए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो यही हुआ वहाँ पे भी, उनको जेल में डाला गया, रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट का कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली, बट हाँ वहाँ पे लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तो इन लोगों ने गांधी जी को जेल से बाहर निकाला एंड देन इन्होंने कमेटी को अपॉइंट करा जिसका चेयरमैन गांधी जी को रखा गया। चेयरमैन इन द सेंस कि जो भी कुछ देखा जाएगा वहाँ पे इंडिगो प्लांट, ऐसा था सीन कि एक कमेटी वहाँ पे अपॉइंट करी गई, मतलब बनाई गई, सॉरी। वहाँ पे गांधी जी को बोला गया कि आप जाके देखिए कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, पीजेंट्स की गलती है कि इंडिगो प्लांटर्स की गलती है। तो गांधी जी गए वहाँ पे, उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ बताया, सब लोगों ने, कुछ ब्रिटिश के ऑफिशियल्स भी भेजे गए, ठीक है। सब लोगों ने मिलजुल के ये कंक्लूजन डिराइव करा कि नहीं गलती तो है हमारे इंडिगो प्लांटर्स की है। फिर बाद में जो 3 कठिया सिस्टम था उसको वहीं पर बंद कर दिया गया। ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, अभी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहाँ पर क्या दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इन्होंने मतलब ये जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो टैक्सेस के अगेंस्ट में हुआ था। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ पे टैक्सेस उन लोगों ने बढ़ा दिए बाई 23%। अभी सोचो, पहले जो टैक्स लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं, वो तो हम लोग भर ही नहीं पा रहे हैं, और तुम 23% और बढ़ा दे रहे हो, वो भी एग्रीकल्चर पे। तो क्या होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। और उस टाइम पे फेमाइंस वगैरह वैसे ही आ रखे थे, ठीक है। तो फेमाइंस वगैरह आ रखे थे जिस वजह से वर्कशॉप जो था, जो इंडस्ट्रियल जो वर्कशॉप था वो वैसे ही बंद हो रखी थी। तो जो टेक्सटाइल में इंगेज्ड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या फिर जो कहीं और भी इंगेज्ड है, वहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स थे वो अपने आप को एग्रीकल्चर की तरफ में अपने आप को पुश करें। और आप जब वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं, तो आपने एग्रीकल्चर का ही आपने उस पर ही टैक्स लगा दिया, वो भी लगाया नहीं, आपने 23% बढ़ा दिया। इस वजह से इन लोगों ने रिवॉल्ट किया। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, ये बस गुजरात में ही हुआ था और ये गुजरात ही बेसिस पर ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ऐसा नहीं था कि अकेले महात्मा गांधी थे इसमें, पटेल साहब भी थे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे भी लोग थे, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल लीडर तो ऑफकोर्स महात्मा गांधी जी थे, उनके लीडरशिप में ही सब कुछ हो रहा था। बट जो इस पूरे मूवमेंट के जो लीडर थे, मतलब जो लोगों ने ये कहा कि हम अपना लीडर पटेल जी को चुनेंगे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर थे। बट जो ग्राउंड पे जो लीडर थे, जिनकी लीडरशिप में सब कुछ हो रहा था, वो तो महात्मा गांधी ही थे, ठीक है। तो उसके बाद में ये कहा गया कि जब टैक्सेस को कम करने की बात कही तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। मतलब इन लोगों ने ये बोला कि हम इस साल का टैक्स नहीं देंगे, फेमाइन वगैरह आ गया है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, हमारे जो खेत वेत हैं, जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो भी ठीक से हुए नहीं हैं। तो इन लोगों ने बोला कि आप इस साल रहने दो, आप नेक्स्ट ईयर हमसे टैक्स ले लेना, हम इस साल टैक्स नहीं दे पाएंगे। सो सिंपली व्हाट दे डिड, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि
नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें टैक्स तो देना पड़ेगा, और अगर तुम लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो हम तुम्हारे सारे लैंड को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं तुम्हारे पास, जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ है, सब कुछ हम अपने अंडर में कर लेंगे। ये लोग डरे नहीं जो पीजेंट थे, अब क्योंकि ये नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, तो ये लोग गांधी जी के इशारे पे ही चल रहे थे ऑफकोर्स, तो ये लोग डरे नहीं। ये लोग बोले हाँ ठीक है जो करना है कर लेना, मतलब ऐसे तो नहीं बोले, खैर ऐसे तो मैं बोलती हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, बट ये लोग ऐसे नहीं बोले। ये लोग बस इतना इनका रिएक्शन था कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगता है करिए, अब जब हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे सकते आपको, और हम नहीं दे पाएंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनकी सारे जितने भी लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ थी सब कुछ छीन ली। छीनने के बाद इन लोगों से ब्रिटिशर्स ने छीना और वो दूसरे लोगों को जाके सेल कर रहे थे। अब जिनको वो जाके प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहे थे उन लोगों को ही सोसाइटी से बॉयकॉट करने का इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जिनको ये बेच रहे हैं ना हमारी ज़मीनें, हम इनको हमारे समाज में रखेंगे ही नहीं। तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कतें आने लगी कि यार हमसे तो ज़मीन तो कोई ले ही नहीं रहा, और लेगा तो तब ना जब उसके खुद के पास पैसे होंगे। जब तुम सारी चीज़ों पर टैक्स ही लगा दोगे, ऊपर से 23% बढ़ा दोगे, देश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रेरियन ही है, एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड है, और तुम वहीं का जो टैक्स है वो बढ़ाओगे, वो भी 23% से, तो किसी के पास पैसे बचेंगे क्या लेने के? तो वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगी। गांधी जी ने सिंपली मतलब सत्याग्रह लॉन्च करा, ठीक है, और उस टाइम पे कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए, वो लोग मान गए, वो लोग बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस साल का टैक्स नहीं ले रहे हैं आपसे, और हम नेक्स्ट ईयर का भी टैक्स नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनके पास है, मतलब जो रिच पीजेंट्स हैं वो टैक्सेस पे कर सकते हैं, और उनको टैक्सेस पे करने होंगे, क्योंकि अब उनको अपना भी तो देखना था ना। तो जो रिच पीजेंट्स थे जिनके पास जितना हो पाया उन्होंने उतना टैक्स दिया, बट जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने टैक्स नहीं दिया। और इसके बाद में ऐसा नहीं था ना कि एक ही फेमाइन आई थी, अलग अलग जगह पे बहुत सारी सी फेमाइन्स आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये खेड़ा सत्याग्रह था ये बेसिकली इसको देख करके लोग ये सोचे कि नहीं हमें तो पैन इंडिया बेसिस पे हमें ये सत्याग्रह लॉन्च करना चाहिए, बट गांधी जी एंड सरदार पटेल जी सेट कि नहीं, अभी इसको स्टेट लेवल पे ही रहने देते हैं। खैर स्टेट तो था ही नहीं, बट फिर भी उस टाइम पे क्या ही था, उस टाइम पे तो कंप्लीट इंडिया भी नहीं था, तो मतलब डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, एंड बाकी जो हम लोग जो रूल कर रहे थे हमारे राज्य रजवाड़े इन सब में डिवाइडेड था, तो क्या कहाँ ही वो देश उसको नहीं बोलोगे ना आप। तो ऐसा कहा जाता है कि इस सत्याग्रह के बाद में जो गांधी जी थे उन्होंने कम्प्लीटली जो उनका अटायर था पहले जो भी वो पहनते थे उन सबको उन्होंने अवॉइड कर दिया, बस वो एक धोती पहनते थे और वो चश्मा लगाते थे, और उन्होंने अपने बाल अपने सिर को भी उन्होंने गंजा करवा लिया था। बेसिकली ये सिग्निफिकेंस है इसका। यहाँ पे भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, तो यहाँ के रिजल्ट्स क्या आए कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी मान गए, उनको यहाँ पे भी हारना पड़ा। तो जो लोग थे ना वो ये समझ रहे थे कि हाँ हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे काम, तो हमारे जो काम है ना वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और गांधी जी ने सही कहा है, वो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो सब लोग और भी ज़्यादा गांधी जी के फॉलोअर्स हुए। आगे बात करेंगे 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में। तो यहाँ पे बात थी कॉटन मिल वर्कर्स थे और कॉटन मिल के जो ओनर्स थे उनमें हो गया झगड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेग आया था। अभी मैंने बताया ना कि वो फेमाइन वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तो फेमाइंस वगैरह आए थे। तो जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने ये बोला कि हम इतने बीमारियों में इतने सारे से जो पैंडेमिक डिजीज़ है हम इसमें आके काम कर रहे हैं, आप जो हमारा बोनस है वो बढ़ा दो, ठीक है, वो 50% बढ़ा दो। तो इन्होंने पहले तो हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है बढ़ा देंगे, 20% बढ़ाएंगे। उसके बाद में मतलब पहले 20% आई थिंक बोनस मिलता था, उसके बाद में इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाद में ना ये अवॉइड करने लगे ये लोग उन लोग को। सो उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे इतना, बाद में वो लोग अवॉइड करने लगे। देन अब ये लोग क्या करें, अब ये लोग बोले कि ठीक है उसके बाद हम काम वाम नहीं करेंगे, आप लोग जिससे काम करवाना है करवा लो, हम नहीं कर रहे। तो जो अंग्रेज़ थे ये जो कॉटन मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तुम लोग को नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं है। और उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस जो आगे बढ़ रहा था, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे आई, गुजरात एंड बॉम्बे वाले एरिया में ही आई ना। तो वहाँ के जो बॉम्बे के जो जुलाहे थे, ठीक है, अभी तो मुंबई हो गया है, मेरे मुंह से मुंबई निकलने वाला था, बट एट दैट टाइम अगर आप लिखोगे ना तो उस टाइम पे बॉम्बे ही था, तो आप आंसर में कभी मुंबई मत लिखना, ठीक है, बॉम्बे लिखना। तो उन्होंने बोला कि जो बॉम्बे के जो जुलाहे हैं हम उनको रिक्रूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे वो उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो बंद ही हो गया है। तो वो लोग अगर हम उनको छोटी सी भी जॉब ऑफ़र करेंगे, बिकॉज़ उन लोग को तो जॉब चाहिए ही, उन लोग को तो कुछ भी दे दो वो लोग करने को रेडी हैं, ठीक है। तो अगर हम उन लोग को छोटी सी भी जॉब ऑफ़र करेंगे तो वो मान जाएंगे। तो अब इन लोग को टेंशन है कि अब भाई अब हम लोग क्या करें। अब ये लोग थक हार के पहुँचे अनुसुईया बहन के पास में। अनुसुईया बहन कौन थी? तो एक कॉटन मिल वर्कर था उसकी बहन थी, सॉरी कॉटन मिल ओनर था उसकी बहन थी अनुसुईया, ठीक है, अनुसुईया साराभाई नाम था उनका। तो वो लोग उनके पास गए। अब अनुसुईया बहन परेशान, अब वो लोग बोले कि नहीं आप मेरी मदद करोगे। तो अब वो बोलें कि अब मैं
क्योंकि वो एक वो सोशल वर्कर थी ना। अब ये सोची कि मैं तो कुछ कर सकती हूँ नहीं, मैं अपने भाई के अगेंस्ट जाऊँगी, भाई बोलेगा कि तुम मेरी बहन हो, हमारे खिलाफ जा रही हो, हमारे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब और थी भी वो सोशल वर्कर, उनका ये जो काम था वो यही सब करने का था। अब इनको चाहिए था एक बीच का रास्ता। अब ये गई महात्मा गांधी जी के पास में, इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप इसको हैंडल कीजिए। तो महात्मा गांधी जी आए, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम करने को तो रेडी हो जाएंगे, बट अभी हम लोगों ने 2 जगह पे मतलब सत्याग्रह वगैरह कर रखा है, ठीक है, 1-2 जगह पे, तो आप लोग को भी नॉन वायलेंस की बेसिस पर ही करना होगा। ओके, ये लोग मान गए। तो इन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये लोग बिना खाए पिए वहाँ पे नॉन वायलेंस तरीके से अपनी मांगे कर रहे थे। और जब ये लोग खाना पीना छोड़ दिया इन लोगों ने, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि ये जो कॉटन मिल के ओनर्स हैं वो इतनी आसानी से कभी नहीं मानेंगे, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने ये कहा कि ना 50% ना 20%, हम 35% पे इंक्रीमेंट लेने का डिमांड करते हैं। तो कॉटन मिल वर्कर्स तो मान गए, बट अंग्रेज़ जो थे ना वो इस पर भी नहीं मान रहे थे। और दूसरी तरफ ये दिख रहा था लोगों को कि यार हम तो भूखे प्यासे इधर मर रहे हैं, हम तो भूखे प्यासे हैं ना, हमारे बीवी बच्चे भूखे प्यासे हैं। ये जो महात्मा गांधी जो बन रहे हैं, ये वो तो कार वार से आ रहे हैं, अच्छा खासा अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, हम लोग तो इधर भूखे मर रहे हैं ना। अब लोगों का विश्वास गांधी जी पर से उठ रहा था। तो गांधी जी को ये बात पता चली, तो गांधी जी ने कहा फास्ट अनटू डेथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब तक खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक ये लोग हमारी डिमांड पूरी नहीं कर देते हैं। लोग बहुत लोग ये कहते हैं कि जो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स वाला जो स्ट्राइक था, उसमें जो गांधी जी ने ये फास्ट अनटू डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट था उनका, वो कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट था। नहीं, वो कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट था गाइस, क्योंकि जो कॉटन मिल वर्कर्स के मन से ना उनका जो विश्वास था वो ख़त्म हो रहा था। सो ही थॉट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को जो लग रहा है वो गलत लग रहा है। जब गांधी जी ने ऐसा करा तो बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग आके बोलने लगे कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए वगैरह, हाथ वाथ जोड़ने लगे। फिर जो वहाँ का जो प्रशासन था उनको समझ में आया होगा, जो कॉटन मिल ओनर्स थे समझ में आया होगा उनको कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, अगर ऐसे होगा तो हमारा और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो मान गए इंक्रीमेंट देने पे 35% पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च करा सत्याग्रह। और बाद में लोगों को भी समझ में आ गया कि हमने गांधी जी पर पे भरोसा ना करके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है, ये वही पर्सन है जो हमारे लिए ही है और हमारे साथ में ही है। तो जो ये खेड़ा वाला जो सत्याग्रह था ना, उसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन वाला सत्याग्रह भी लोग बोलते हैं। और जो ये क्या नाम है, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला था, उसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक वाला सत्याग्रह भी बोलते हैं। यहाँ से हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और महात्मा गांधी का व्यू पॉइंट है सत्याग्रह पर, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वाले पैराग्राफ में, बस वही है, गांधी जी को मतलब उनका ये था ना कि ट्रुथ या फिर जो सच्चाई है उस बेसिस पे चलो। तो इन्होंने ये कहा है, गांधी जी ने ये कहा है कि अगर हम हाथ नहीं उठा रहे हैं, अगर हम लड़ नहीं रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वीक हैं, ठीक है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली लॉन्च करा, बट कोई भी उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस नहीं करा, ठीक है। मतलब वो पीसफुली शांति से वो अपना काम कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जो सत्याग्रह है वो कभी भी फिजिकल फोर्स कोई नहीं है, ना ही उसको फिजिकल फोर्स से जीता जा सकता है। जो सत्याग्रही है उसको पेन सहना पड़ेगा थोड़ा सा जीतने के लिए एट द एंड में, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सत्याग्रह है वो एक प्योर सोल फोर्स है, वहाँ पे जो सच्चाई होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोगों ने सत्याग्रह कहा है। लाइक सत्याग्रह, यहाँ पे सत्य वर्ड आ रहा है ना, मीन्स सच, ओके। और यही है इस जो नॉन वायलेंस ही जो हमारा जो नॉन वायलेंस है ना, वही है हमारा सुप्रीम धर्म। हमें लोगों में प्यार फैलाना चाहिए, ठीक है। हमें लोगों से लड़ाई करके कोई चीज़ नहीं जीती जा सकती है, हम कभी नहीं जीत सकते हैं। सो हमें लोगों में प्यार स्प्रेड करना होगा, जो फ्लेम ऑफ लव है वो हमें लोगों में जगाना होगा। और जो नॉन वायलेंस है यही है सुप्रीम धर्म, बस यही है, और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में, सॉरी इस वाले वीडियो में। आगे बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल गाइस, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हो, ये सर का पर्सनल नंबर है। आप सर को उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, बट अच्छा होगा आप सर को व्हाट्सएप कर लो, बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं, सर खुद ही बात करते हैं सारे के सारे बच्चों से, बहुत सारे बच्चे हो गए अभी तो। ओके गाइस, तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वाला चैप्टर मैं कब से बोल रही हूँ कि ये चैप्टर लंबा चलेगा, बट हाँ, ये वाला एक और जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बिकॉज अभी देखो एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, 30 मिनट्स हो गए। ओके, सो बहुत ही इलेबोरेट तरीके से पढ़ाने वाले हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, कोई कमेंट नहीं करता है और ना ही कोई वीडियोज़
उतने कोई देखता है, बिकॉज़ सबको लगता है कि जो ये 9th-10th वाली बुक है वो फालतू की बुक है, फिर आप लोग घूम फिर के यहीं पे आते हो देखने के लिए वीडियोज़, ठीक है? ऐसे मत क्या करो। सारी एनसीईआरटीज़ हैं, उनको पढ़ना मैंडेटरी है, ओके? सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज़।